अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के साथ मैं हूं अली सरवर। आज अली मखान ने मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि जी बताएं बानी पीटीआई क्या चीज़ छोड़ दें तो आप रिहा करेंगे, पीछे से नहीं सामने आकर बात करें, हम बैठेंगे, हम तैयार हैं, गिव एंड टेक करना चाहते हैं तो बता दें। ये बड़ा अहम बयान है उनका। अब इसका मतलब ये है कि पीटीआई मुसलसल ये बात जब की जा रही है कि जनाब अगर इस्टेब्लिशमेंट से हम बात करने को तैयार है, अगर वो करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। अब ये अली मखान साहिबा ने भी बात की है। अच्छा, दूसरी जानिब पर अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो खबर ये आई थी जुनैद अकबर साहब ने कहा कि जी हम तहरीक के लिए तैयार हैं, और खान साहब ने भी कहा एक बड़ी तहरीक जल्द शुरू होने वाली है। और उन्होंने बताया भी जुनैद अकबर साहब ने कि जनाब मारगला की पहाड़ियों में टेंट विलेज बनाया जाएगा और वहाँ उसके बाद फिर वहाँ से इस्लामाबाद की जानिब कूच किया जाएगा। इस पर भी हम बात करेंगे। और जबकि नून लीग की जानिब से तो मुसलसल ही कहा जा रहा है कि ख़ासतौर पर इरफान सिद्दीकी साहब और दीगर लोग कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की कॉल पर अब कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि जो कुछ माजी में हो चुका वो सब देख चुके हैं, और तो दोबारा इस तरह की बातों में लोग इनके नहीं आएंगे। इसी पर हम बात करेंगे। डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब सेनेटर हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक के सीनियर रहनुमा हैं, और हमसे हम जानेंगे जनाब कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि तहरीक की भी आवाज़ें आ रही हैं, आपके लोग कन्फर्म कर रहे हैं। और अब देखना ये है कि पीटीआई ईद से पहले या ईद के बाद इस तहरीक की अनाउंसमेंट होगी। लगता है ये कि ईद के बाद अनाउंसमेंट होगी, क्योंकि खान साहब ने भी कहा है कि विकेट की दोनों जानिब खेलने वालों की पार्टी में जगह नहीं है, और जो मेरी पार्टी है वो बड़ी तहरीक की तैयारी करे। अब ये तहरीक का मतलब ये है कि इस्लामाबाद की जानिब फिर दोबारा चढ़ाई होगी या कूच किया जाएगा, या एहतजाज के लिए दोबारा मुंतखब किया उन्होंने कि जी एहतजाज होगा तो वो इस्लामाबाद में ही होगा। और एहतजाज से क्या हासिल करना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये वो सवाल है जो हर ज़ीशऊर शख्स जो है वो सोचता है कि जनाब अगर एहतजाज से, ज़ाहिर इमरान खान को जो सज़ाएँ हुई हैं तो केसेस तो मौजूद हैं अदालतों में, और अदालतों से सज़ा हुई है तो अदालतों से ही बरी हो सकते हैं खान साहब, ज़मानतें वहीं से मिलनी है, और इस पर बड़े पुरउम्मीद भी हैं। डॉक्टर साहब सुन सकते हैं आप हमें? अच्छा, डॉक्टर साहब की ग़ालिबन आवाज़ का इशू है तो हमारी आवाज़ शायद नहीं पहुंच पा रही। तो डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे कि आखिर इस तहरीक का अभी ठीक हुई है? जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ आ गई। डॉक्टर साहब, ये अलीमा खान साहिबा का स्टेटमेंट मैंने कोट किया, आपने सुना कि बताएं बानी पीटीआई क्या चीज़ छोड़ दें तो आप रिहा करेंगे, और पीछे से नहीं सामने आकर बात करें, हम बैठेंगे, हम तैयार हैं, गिव एंड टेक करना चाहते हैं तो बता दें। सर, ये अब बात यहाँ तक पहुँच गई कि गिव एंड टेक करने को भी क्या पीटीआई तैयार है अलीमा खान साहिबा की इस बात से, तो ये लगता है? मुझे सॉरी, मैं उस वक्त आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, दोबारा बताएं। जी, वो कह रही हैं गिव एंड टेक करना चाहते हैं तो बता दें, और बानी पीटीआई ऐसी क्या चीज़ छोड़ दें कि आप उन्हें रिहा कर देंगे, अलीमा खान साहिबा फरमा रही हैं। देखिए, उसका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाबुदो वो या का नस्तईन, जो मुझे इस बात से समझ आती है, वैसे हर एक इंसान अपना दिमाग के लिहाज से करता है, मैं तो उस बात पे तज्जिया कर सकता हूँ। जी जी, मैं उनकी असल बात का मफहूम में नहीं समझ सकता, लेकिन अगर मेरी नजर में मैं कोई गलत काम नहीं किया, अगर मेरी नजर में मैं कोई चोरी नहीं की, कोई गलत काम नहीं किया, और आपने मुझे जेल में भी रखा हुआ है बगैर किसी सबूत के, आपके पास सबूत नहीं है, आपने 190 मिलियन पाउंड में लंदन के जो कोर्ट है उन्होंने कहा हुआ है कि यार ये पैसा पाकिस्तान का नहीं है, ये मलिक रियाज का है, और कोर्ट ने कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डालो, और हम लोगों ने जो साइन किया था उससे पहले पैसे आने शुरू हो गए थे। तो उस गलत केसेस पे फिर इद्दत केस गलत केस, फिर 9 मई केस गलत केस, जिसमें कोई अभी तक कोई सही मानों में सबूत नहीं है, तो मैं यही पूछ सकता हूँ ना कि मुझे बताओ मैंने ऐसे क्या गलत काम किया है जो आप समझते हो कि यार इसको अंदर किया चाहिए, कौन सी ऐसी चीज है बिला वजह आप लोगों ने मुझे रखा हुआ है। तो मेरा तो ये सवाल उठेगा ना कि ऐसा मैं क्या काम करूं कि आप लोग को कि हाँ यार हुमायूं ने कोई गलत काम नहीं किया, आप मुझे बिला वजह कर रहे हो। आपने मेरी वजह से, मुझे जेल में रखने की वजह से आपने पूरे मुल्क का जो जुडिशियल सिस्टम को धर्म भरम कर दिया, आपने उसको लिक्विडेट कर दिया है, आपने जजों को बिल्कुल ही लिटा दिया। आज मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतने ज्यादा पीसीओ जजेस भी इनके सामने सुरखुरू होंगे, ये इतने ज्यादा ये सारे जजेस गिर गए। तो अब आप मुझे बात बताओ मैं क्या कह सकता हूँ? यही कह सकता हूँ ना कि बताओ मैंने क्या किया है ताकि मैं वो ना करूँ।
अच्छा, ये गिव एंड टेक अगर करना है तो बता दें, इसका मतलब तो फिर साफ है गिव एंड टेक का कि जी ठीक है कुछ हम करते हैं कुछ आप कीजिए और खान साहब की रिहाई हो जाए। देखिए, गिव एंड टेक मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो मैं करूं तो फिर ये हो जाए या आप करिए फिर हो जाए, तो ये वही चीज हो जाती है। इट्स नॉट गिव एंड टेक सारी चीजें। अगर आपको मुझसे डर है, लेट्स से गिव एंड टेक मीन्स कि अगर आपको इस बात का डर है कि इमरान खान, देखिए एक बात तो मानने वाली है कि हुकूमत को जो पीएमएलएन है उनको डर लगा हुआ है कि अगर इमरान खान बाहर आ गया तो ये सारे जेल में चले जाएंगे। और ये उन लोगों ने, ये राना सनाउल्लाह इन सारे लोगों ने कहा हुआ है कि अगर इमरान खान को छोड़ दिया तो इसका मतलब है हम सारे जेल में होंगे। तो हम तो, और अच्छा जो जो असल पावरफुल लोग हैं उनको ये कहा जा रहा है कि यार देखो, उनके भी दिमाग में बात, लोग कहते हैं कि जी एक कब्र है दो बॉडीज है, जो कि मेरी लिहाज से गलत बात है। कोई एक कब्र नहीं है, कोई दो बॉडीज नहीं है। ये मुल्क है, इस मुल्क के लिए सारे लोग इम्पोर्टेंट हैं। सर ये तो दो एक कब्र और दो मुर्दे वाली बात तो सर जनरल ज़िया के दौर में हुई थी, भुट्टो साहब के साथ जो हुआ। देखिए, जो चीज जनरल ज़िया के दौर में हुई थी, क्या वो अच्छी हुई थी? क्या वो अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू था? नहीं, बिल्कुल नहीं क्या था। हम आज से 40 साल पुराने वाली गलती को दोबारा दोहराएंगे? इसका मतलब है ये मुल्क आज से 40 साल पुराना चला जाएगा। अच्छा, मैं वैसे एक बात बता देता हूँ। मेरी नजर में आपने ज़िया-उल-हक का जमाना दिया, ज़िया-उल-हक के जमाने के फौरन बाद दो पॉलिटिकल पार्टीज ने 1988 में जब बेनजीर आई थी तो नवाज शरीफ बहुत सख्त बेचारा वो हो गया था, क्या कहता है, हिल गया था, क्योंकि बेनजीर मैरिट पे आई थी। उसने 1990 आपको पता है किस किस्म के इलेक्शन से आईजीआई बनाई थी उन्होंने, बिल्कुल पैसे लिए, सब कुछ किया। उसामा बिन लादेन। उसके बाद की जो दो दिहाई थी, 1990 की जो पूरी दिहाई थी, उसमें ये दोनों एस्टैब्लिशमेंट को प्लीज करते रहे और एक दूसरे की हुकूमत गिराते रहे। आज उनकी औलादे हैं और ये उससे ज्यादा प्लीज करने के चक्रों में हैं, ये उससे ज्यादा नीचे गिरेंगे। तो ओवरऑल आज के दिन में मेरी नजर में जो डेमोक्रेसी है ना, वो 1990 से भी ज्यादा गिरी हुई हो गई है। दैट इज व्हाई ह्यूमन राइट्स वॉचडॉग ने पाकिस्तान को वो क्या ऑप्रेसिव रिजीम करार दे दिया है, उसको नॉन डेमोक्रेटिक कर दिया है, उसको अथॉरिटेरियन कर दिया। उसकी वजह यह है कि अब ये जो उनकी औलादे हैं ये हद से ज्यादा गुजर के अपने आप को नीचे गिरा देंगी इन फेवर ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं कि खास तौर पे कि इनको खतरा है कि खान साहब को अगर छोड़ दिया तो फिर नून लीग और पीस पार्टी वाले जेल में होंगे, तो फिर तो सिंपल सी बात है ना, वो क्यों छोड़ेंगे? तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन रह जाता है रिहाई का खान साहब की? देखिए, मुझे एक बात बताएं, क्या इस वक्त हम लोग की जो ये होगी कि यार उसको जेल में रखना, ये इसको जेल से बाहर निकालना, इसको हुकूमत देने, मुझे एक बात बताएं, अगर इमरान खान को आप जेल में रखोगे, क्या इस मुल्क को फायदा है उससे? कोई फायदा नहीं है, कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। हम लोग, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, वो पाकिस्तान जो 1980s में इंडिया से, बांग्लादेश से, चाइना से, सिंगापुर से, इन सब से आगे था, आज किधर खड़ा हुआ है? आज इंडिया की जो बाइंग पावर है वो तकरीबन $12,000 है और पाकिस्तान की जो पर कैपिटा बाइंग पावर है वो $5,000-5,500 है, मतलब 1/3 पर आ गया है। मुझे बात बताएं कि क्या ये सारी चीज इस मुल्क के लिए ठीक है? ये मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये उतनी ही इस मुल्क के लिए खतरनाक है जितना मोदी इस मुल्क के लिए खतरनाक है। तो अगर आप इमरान खान को जेल में रखते हो, आप दूसरे लफ्जों में ये समझ लो कि आप मोदी को पाकिस्तान की हुकूमत दे रहे हो। अच्छा, मोदी से मिला रहे हैं सर आप नून लीग और पीस पार्टी को? मैं बता रहा हूं, वो लोग इस वक्त इमरान खान की बुग़्ज़ में किसी हद तक जा सकते हैं। आपने मरियम नवाज का वो स्टेटमेंट नहीं सुनी कि इमरान खान ने मोदी से ज्यादा पाकिस्तान को, मतलब उसके लिए मोदी ने जो कुछ किया पाकिस्तान के लिए वो कुछ भी नहीं सर, है। गलत स्टेटमेंट था, मतलब पाकिस्तान के बेसिस पर हमला कर दिया, पाकिस्तान के शहरियों को मार दिया, शहीद कर दिया, हमारे नहीं, वो कहती है ये कुछ भी नहीं है।
अब वो जाहिर है कहती गलत बयान, कुछ भी नहीं है सर। ये तो इस तरह के बयानात तो पता नहीं किस सियासी बयान कहें इसको, हम ये लाइलमी कहें। नहीं नहीं, आप उसको नहीं, क्या मुझे एक बात बताएं, मरियम ने ये कहा है कि नहीं कहा? कहा है, बिल्कुल कहा है। तो फिर अब आप मुझे एक बात बताएं, क्या इस जैसे लोग इस मुल्क के लिए खतरा नहीं है? इस तरह के बयानात नहीं होने चाहिए। इसार राना साहब भी मौजूद है जी, उनसे भी डॉक्टर साहब तवक्कुफ कीजिएगा। इसार राना साहब भी सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, बहुत शुक्रिया। इसार राना साहब, ये जो ज़ाहिर मरीम बीबी का जो बयान है, ये तो सब ने सुना और सर पकड़ लिया कि जी किस किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं। और मतलब अपने मुल्क के एक लीडर के बारे में, एक बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, उनको कहा जाए कि जी मोदी से मिलाया जाए। क्या कहेंगे सर, ये जज्बाती बयानात कहेंगे या सियासी दुश्मनियाँ इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करना तो दूर की बात है, एक दूसरे के बारे में ख्यालात भी यहाँ तक पहुँच चुके हैं? नहीं, इसकी एक बारीकी है। पिछले 1 माह के दौरान आप मियां साहब या मरियम साहिबा का कोई एक बयान बताएं जिसमें उन्होंने मोदी का नाम लेकर उस पर तनकीद की हो, उसको बुरा भला कहा हो, ऑन रिकॉर्ड कोई बयान दिखाते। इवन ये कि शुरू में तो वो भारत भी नहीं कह रही थी, क्या कहते हैं मोहतरमा मरियम साहिबा, वो दुश्मन मुल्क कह रही थी। तो ऐसी क्या कबाहत है और ऐसा क्या एक रखना है जिसके सबब आप उनके नाम नहीं ले पाते? यहाँ तो मैं तो बात कर रहा हूँ उन लोगों से जिन्होंने, ये पाकिस्तान के जिम्मेदार हैं जो लोग, कि आपको इस मुश्किल मौके के ऊपर एक जेल में बैठा हुआ आदमी 3 ट्वीट करता है मोदी का नाम लेकर, वो उनके इंडिया में उसके खिलाफ इतना घिनौना प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो आपके गोद में बैठे हुए लोग हैं, जिनको आपने आउट ऑफ द वे बुलवा के और सारे कानून को खत्म करवा के, उनको जनाब उनके मुकदमा खत्म करवा के, उनके रास्ते के कांटे दूर करके बुलाया, वो इस क्रिटिकल मौके पे रियासत के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? क्यों नहीं खड़े हुए? छोड़े सियासत में, मैं ना इमरान की बात कर रहा हूं, ना मैं किसी की बात कर रहा हूं, मैं तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूं कि जिस मुश्किल मौके के ऊपर अगर आपके घर वालों में से कुछ लोग आपके साथ नहीं खड़े हुए और आप जिसे बुरा समझ रहे हैं वो आपके साथ खड़ा है, तो हमें क्यों नहीं हम समझ पा रहे कि हमें अपने और पराये का फर्क क्यों नहीं महसूस हो रहा? मुझे मरियम साहिबा से कोई गिला नहीं है, ठीक है, उनके कुछ होंगे मजबूरियां जो वो नहीं, मियां साहब की मजबूरियां होंगी जो वो नाम नहीं ले पाते, या उन्होंने अभी तक एक भी ट्वीट नहीं किया, अभी तक भी कामयाबी पे पाक फौज को शाबाश दी उन्होंने, लेकिन उन्होंने मोदी को कोई बुरा भला नहीं कहा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बदकिस्मत ये हमारी कि हमारे जो इस पनीरी को लगाने वाले होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, बाज़ औक़ात वो ऐसी मक्खी भी निगल जाते हैं जो नहीं निगलनी चाहिए, और फिर हमें उसका मुआवजा भी भुगतना पड़ता है। हमारा नैरेटिव अगर ये सोशल मीडिया पे पीटीआई वाले ना आते तो इंडिया तो सोशल मीडिया पे भी ले देगी। हाँ, उसको तस्लीम किया, तो उसको तस्लीम किया, ये बात दुरुस्त है आपकी। लेकिन तस्लीम किया, लेकिन अब मेरी इतलात ये है कि एक्स फिर बंद होने जा रहा है, और मुझे लगता है क्योंकि शायद जितना रोल उनसे लेना था वो हो गया है, अब उनकी जरूरत महसूस नहीं की जा रही है। अभी डॉक्टर साहब जो कह रहे थे इमरान खान साहब के हवाले से, तो भाई ना पीपल्स पार्टी ने ना मुस्लिम लीग नून ने इमरान खान को बाहर निकाला, उनका ताल्लुक ही कोई नहीं है। आज अलीमा जो कह रही थी वो क्या कह रही थी, वो तो कुछ और बात कह रही थी। तो मेरा ख्याल है इमरान खान इनको नारो नहीं देना चाहता मुस्लिम लीग नून को। तो ये तो सवाल है राणा साहब, आप कह रहे हैं इमरान खान ने नारो नहीं देना चाहता, या वो, बल्कि वहाँ से तो जो बयानियाँ हैं वो ये है कि जी तरले कर रहे हैं खान साहब बयानिए के लिए, डील के लिए या ढील के लिए। खुद नून लीग की लीडरशिप ने तस्लीम किया, राना सनाउल्लाह साहब 12 कह चुके हैं कि हम तो उसे कहते हैं कि तू निकल जा भाई, चला जा, वो जाता ही नहीं, वो आना ही नहीं चाहता। अब वो क्यों नहीं आना चाहता कि जब उससे ये कहते हैं कि हमें एनआरओ दे दो, तो हमारे खिलाफ ये नहीं बोलोगे, हमें यूं नहीं कहोगे, हमें ऐसा नहीं कहोगे, हमें पूरी हुकूमत करने दोगे, तो ये एनआरओ नहीं है तो और क्या है? तो एनआरओ और किसे कहते हैं? लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि इमरान खान अंदर पड़ा हुआ ज्यादा वजनी है, और वो जितना आप उसे अंदर रखेंगे उसका कद काठ उतना ही बढ़ेगा, अवाम में पजीराई उतनी ही बढ़ेगी। अच्छा, ये डॉक्टर साहब आप भी ये समझते हैं खान साहब अंदर पड़े हुए ज्यादा वजनी है, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो रही आपकी जानिब से? देखिए, मेरी नजर में मैं एक बात बता देता हूँ,
आप मुझसे ये सवाल पूछने की बजाय ना अवाम से एक सवाल पूछे कि अवाम किस शख्स को पसंद करती है। वो शख्स जो अपने मौक़िफ़ पे खड़ा हो जाए और उस पे डटा रहे, चाहे उसको उसके लिए क्यों ना सूली पे चलना पड़े, क्यों ना उसको नुकसान हो रहा। मुझे एक बात बताए, भुट्टो आज क्यों जिंदा है? भुट्टो ने क्या कमाल किया था? भुट्टो ने हर गलत काम किया हुआ है। भुट्टो ने इस मुल्क को 2 लाख करने में उसका हाथ जरूर है। भुट्टो ने जो मेन उस वक्त की फॉर्म 45 की जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसको सीट ना देकर उसने सारे किए, लेकिन उसने एक काम तो किया था ना, वो तो हम सब मानते हैं। उसने उस दौर के डिक्टेटर के सामने अपना सर नहीं झुकाया। आज तो कोई डिक्टेटर नहीं है डॉक्टर साहब, खड़ा हो गया तो आज भी जिंदा है सर। डिक्टेटर आज तो कोई नहीं है। देखिए, अगर आज ये पूरा सिस्टम डिक्टेट कर रहा है, आज डिक्टेटर नहीं है, आज वो सिस्टम डिक्टेट। मैं आपको एक बात बताता हूं, ओवर द इयर्स आप 3 चीजें देखेंगे। आप चाइना की एलीट को देखेंगे, चाइना की एलीट जो फोकस है वो एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस्ड है। जो इंडिया की एलीट है, मैं एलीट से मुताबिक वो पूरे सिस्टम, एलीट सिस्टम जो कि कैप्चर करता है, इंडिया की एलीट है वो जॉब क्रिएशन पे फोकस कर रही है। पाकिस्तान की एलीट किस चीज पे फोकस कर रही है? वो हाउसिंग सोसाइटीज पे फोकस कर रही है। जिस बड़े बंदे को देखो, जिस बड़े चीज को देखो, वो क्या कर रहे हैं? वो हाउसिंग सोसाइटीज बना रहे हैं। हमारा जो टारगेट है, जो हमारी जो सोच है, वो हाउसिंग सोसाइटीज तक महदूद होकर रह गई है। हम लोग इस मुल्क के बारे में, मुझे एक बात बताएं, इमरान खान के आने से पहले आपने कभी एनवायरमेंट के बारे में बात सुनी? इमरान खान के आने से पहले कभी आपने स्टंटिंग के बारे में बात सुनी? इमरान खान के आने से पहले कभी आपने हेल्थ, वो जिसे कहते हैं सेफ्टी नेट के बारे में बात सुनी? इमरान खान के आने से पहले कभी आपने गरीब लोगों के लिए, जो मजदूर होते हैं, जो डेली वेजेस होते हैं, उनके लिए मुफ्त का खाना और मुफ्त के रहने की जगह की बात सुनी? इमरान खान के आने से पहले कभी आपने, आज ये हुकूमत 200% प्रॉफिट शो कर रही है लाइफ स्टॉक पे। लाइफ स्टॉक ये वो चीज थी कि जिसके ऊपर आज से 4 साल 5 साल पहले ये लोग इमरान खान के ऊपर अंडे, मुर्गी, कट्टे के, बकरी के ऊपर ये हंस रहे थे। अबे बेवकूफो, जाहिलो, उसे ही लाइफ स्टॉक कहते हैं। 200% ग्रोथ शो किया इन्होंने। अच्छा डॉक्टर साहब, इनके लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज माइनस पे है, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे इन्होंने 8% ग्रोथ शो किया। ये वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है जो ये इमरान खान के ऊपर हंसते थे कि यार ये देखो ये क्या कर रहा है। डॉक्टर साहब, गुज़िश्ता रोज जो एहतजाज किया पीपल्स पार्टी ने केपीके में, राणा साहब भी सुन रहे हैं, तो उस पर बड़ी लेदे हो रही है और बड़ी तनकीद आपकी गवर्नमेंट पर हो रही है केपीके की कि जनाब वो आपकी मुबैना जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं गवर्नमेंट पर, उस पर एहतजाज करने आए तो आपका रवैया देख लें, उन पर शेलिंग कर दी, शदीद गर्मी में बेहोश हो गए बहुत सारे लोग। तो आप इस्लामाबाद आएंगे और आते हैं तो फिर वहाँ जो रवैया आपके साथ होता है, फिर आप कहते हैं कि जी ये जमहूरी रवैया नहीं है। तो आपकी केपीके गवर्नमेंट का जो रवैया है उस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तो कह रहे हैं केपीके हुकूमत को आवाम से बराह रास्त टकराव की हिकमत अमली महंगी पड़ेगी, अब मजीद बढ़ाएंगे उसको। वो देखिए, मेरी बात सुने, सबसे पहले तो अगर उनके लोग बेहोश हो रहे हैं तो इसका मतलब है उनके लोग तो इस चीज के लिए तैयार ही नहीं है कि वो बाहर निकल सके। लेकिन चले, मैं अगर फर्ज करे हमारी हुकूमत है और उन्होंने हाई हैंडेडनेस, नहीं सर, फर्ज क्या आपकी हुकूमत है सर? मैं बता रहा हूँ ना, मैं उसी की बात कर रहा हूँ ना, फर्ज नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारी हुकूमत है और उन्होंने हाई हैंडेडनेस दिखाया हुआ है फॉर प्रोटेस्ट के अगेंस्ट, मैं खुद उसके हक में नहीं हूँगा। मैं अगर देखिए, एक चीज जिसको मैं बुरा समझता हूँ और मैं खुद ही वही बुरा काम कर रहा हूँ, तो फिर मेरे में और इन चोरों में क्या फर्क रह जाएगा? तो आप मजम्मत कर रहे हैं इसकी? मैं खुद भी उस चीज को बुरा कहूंगा। मैं कहूंगा ये हमें नहीं करना चाहिए, हमें अपने आप को उनसे फर्क शो करना चाहिए, हमें वो काम नहीं करने चाहिए जिसके खिलाफ हम खुद खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये मौक़िफ़ आना चाहिए सर आपकी जानिब से भी, आपकी पार्टी की जानिब से ये मौक़िफ़ आना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राणा साहब, इस पे तो बड़ा पीटीआई को बड़ा क्रिटिसाइज का सामना करना पड़ रहा, फिर एक तहरीक शुरू करने लगे हैं पीटीआई दोबारा। खान साहब ने भी कहा एक बड़ी तहरीक के लिए तैयारी कर लें, और हमारे पास खबर भी आई थी, जुनैद अकबर साहब ने कहा कि जी मारगला की पहाड़ी में टेंट विलेज बनेगा और वहाँ से इस्लामाबाद की जानिब आएंगे। इस रवैये पे आप, आपको क्या लगता है जो गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ हुआ पेशावर में?
पहले तो डॉक्टर साहब को मैं यकीन दिलाता हूँ कि डॉक्टर साहब यकीन करें, केपी में आपकी ही हुकूमत और है। तीसरी हुकूमत है ये मुसलसल। जो आप, हाँ, ये डॉक्टर साहब को जो शक है ना, वैसे इनका शक कुछ ठीक भी है। नहीं, ठीक मैं है ना? वैसी बात कर रहा था, लेकिन ठीक है, आप सही कह रहे हैं, मैं वैसे ही कह रहा था। नहीं, शक अगर आप ठीक भी कह रहे हैं तो उसका मतलब कंप्रोमाइज है, इसका मतलब है कोई ना कोई। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि देखिए गलत बात है, ये चीज होनी नहीं चाहिए, तो आई एग्री। नहीं, अच्छी बात है, आप सर पॉलिटिकल वर्कर हैं और मैं बड़े खुशी हुई, यकीन कीजिए कि आपने कहा कि अच्छा नहीं हुआ। हमें बात चीजें हम उर्दू में वो सही तरीके से जो दिमाग में होता है वो कह नहीं पाते ना, तो थोड़ा सा माफी दे देना भाईजान मेरी। नहीं, वो बस नहीं, मैं आपकी अप्रिशिएट ही कर रहा हूँ कि बहुत सी बात है, आप जिस लोग सामने आते हैं और बात करते हैं कि ये गलत हुआ है, गलत को गलत और सही को सही कहना चाहिए। जी राणा साहब। हाँ, लेकिन ये कि देखें, ये कानून फितरत है। पीपल्स पार्टी जो सिंध में कर रही है प्रोटेस्टर्स के साथ, अगर उनके साथ थोड़ा सा केपी में हो गया तो कोई हर्ज नहीं है। उन्हें भी अंदाजा हो ना, जो सिंध के अंदर वो कर रहे हैं, जिस तरह वो डायरेक्ट फायरिंग कर रहे हैं, शेलिंग कर रहे हैं, तो होता है। मेरे ख्याल है पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो या नून लीग, इन्हें अब सीख लेना चाहिए कि ये जरूरी नहीं है कि आप जो आजादी मांग रहे हैं वो दूसरे को नहीं देनी है आपने। केपी की हुकूमत अगर वो ये कर रही है और पीपल्स पार्टी के प्रोटेस्टर के साथ, तो वो बहुत बुरा कर रही है, गलत कर रही है। फिर आप में और बाकियों में क्या फर्क रह जाता है? जैसे मैं ओपन कहता हूँ, यही बात है, बिल्कुल मैं ओपन कहता हूँ कि काश खान साहब ने अपने दौर में अब मरियम को नवाज शरीफ के सामने ना गिरफ्तार कराया होता, जरदारी साहब की हमशीरा को ईद की रात ना, चांद रात को ना गिरफ्तार कराया होता, तो हम भी आज सीना ठोक के, अभी हम खैर बात करते हैं, जो सही बात होती है वो हम सही करते हैं, लेकिन खान साहब को भी कुछ ऐसे काम करने चाहिए थे जिससे ये तासुर जाता कि वो एक सियासतदान नहीं, एक रहनुमा है, और रहनुमा का दिल बहुत बड़ा होता है, वो माफ करके और कौम के लिए आगे बढ़ता है। सो जो नफरत का बीज 1990 से बोया हुआ था, वो बढ़ते बढ़ते अब एक तनावर दरख्त हो गया है। अब एक लीडर की बीवी को बेहोश हो जाती है गर्मी से, लीडर 2 साल से जेल में हो, उस पर लाइटें बंद हो जाती। ये सिलसिला रुकना चाहिए, बिल्कुल, कहीं ना कहीं जाके ये सिलसिला रुकना चाहिए। नहीं तो राणा साहब आप कह रहे हैं लीडर का दिल को दिया क्या? राणा साहब कह रहे हैं लीडर का दिल बड़ा होता है, तो फिर कौम और मुल्क के वसीतर मफाद में अगर कुछ चाह रहे हैं लोग बात उनसे करना और उनसे कुछ चीज़ें मनवाना, तो फिर आप नहीं समझते मान जाना चाहिए? नहीं, दिल बड़ा होने से मुराद माफी मांगना नहीं है, फिर तो नवाज साहब का दिल सबसे बड़ा है अगर ये वाला फार्मूला हो, तो वो नहीं मैं बात कर रहा। 9 मई पे तो देखिए, 9 मई पे तो कल भी बात हुई और नून लीग वाले नासिर भट्ट साहब और दीगर लोग कर रहे थे कि जी माफी नहीं मांगी अभी तक इन्होंने, माफी मांगे तो फिर हम कुछ सोचते हैं। नहीं, एक तो नासिर भट्ट साहब को ये बताएं कि आपको ये मतलूबा सहूलत नहीं है कि आप माफ करेंगे, ठीक है ना? जैसे कोई गरीब खून मिलाता तो कहते ना आपको मतलूबा सहूलत नहीं, इस नून लीग को ये सहूलत नहीं है कि उन्होंने माफ करना है। माफ जिन्होंने करना है वो कोई और लोग हैं। तो दूसरी बात ये है, लेकिन राणा साहब उनके करीब तरीन तो आजकल यही लोग हैं ना। नहीं, ये भी एक गलत फहमी होती है मैं अब मैं ना सहाफत का वो सियासत का पुराना तालिब इल्म हूँ। मैंने देखा है कि जो एक पेज पे होते ना, बातों का पता चलता है पेज में उनका नाम ही नहीं होता, और ये चंद दिनों में आपको समझ आ जाएगी। अभी मैं इब्तिदा में इतनी बात आपको कह रहा हूँ कि ये बात चंद दिनों में लोगों को समझ आ जाएगी कि ये जो राग अलापते ना बहुत करीब है, उन सबको सब वक्त आने पे पता चल जाएगा। वो कीकला छुपाती जुमेरात आई है, जड़ा अगे पीछे तक दिशामत आई है, आप देख लीजिएगा। असल चीज तो ये है कि 9 मई ही तो एक दीवार है पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, इसे टूटना चाहिए। खान साहब को सियासतदान वो होता है जो रास्ते निकालता है, वो नहीं होता जो एक बंद गली में जाके अपने आप को बंद कर ले या पार्टी को बंद कर ले। खान साहब को चाहिए कि 9 मई के हवाले से कोई रास्ता निकाले, कोई ऐसी इस तरह का। पहले भी सुप्रीम कोर्ट में एक दफा इस पे बात कर चुके हैं और उन्होंने इनडायरेक्टली ये कहा कि अच्छा नहीं हुआ, तो एक दफा दिल बड़ा करें, माफी ना मांगे, लेकिन ये जरूर कहे कि ये इवेंट हुआ, बुरा हुआ, गलत हुआ, और वो तो पहले दिन से कह रहे हैं कि जिस पे कमीशन बना दे। मेरा ख्याल है कि दी बेस्ट वे टू सॉल्व 9 मई की इशू, आप एक कमीशन बना दें और रिटायर्ड जजों 26वें तरमीम वाले जजों के साथ बना दें। पीटीआई को भागने का भी मौका नहीं मिलेगा जब 26वें तरमीम वाले जज की तहकीकात करके कह देंगे। ये तजवीज अच्छी है वैसे राणा साहब, आपकी क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? तजवीज तो अच्छी है 26वें आईन तरमीम की बाद वाले जजेस, फिर लेकिन मानना पड़ जाएगा फिर आपको उन तमाम जजेस को। 26वीं तरमीम तो आप नहीं करते। 26वीं तरमीम के बाद वाले जजेस, मुझे जो एक चीज समझ नहीं आती, अब फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे रहा हूँ,
अभी ये जो रिजर्व सीट्स वाली बात है, जी, ठीक है, अब इसमें इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने उन सारे, एक तो सबसे पहले जो पहले रू होती थी ना किसी रिव्यू पिटीशन की, वो ये होती थी, वो उसी बंदे के साथ उसी बेंच के सामने लगती थी। इन लोगों ने वो बेंच बदल दिया। अच्छा, अब उस बेंच में से जो बदला है बेंच, उसमें से हर उस शख्स को निकाल दिया है जो उस बेंच में इसके हक में फैसला दिया था, और वो लोग जिन्होंने ये लिखा था कि हुकूमत को, मतलब एग्जीक्यूटिव को, ये इस बेंच का फैसला नहीं मानना चाहिए बल्कि इसके खिलाफ खड़ा करना चाहिए, उन सारे जजेस को ना सिर्फ उसका मेंबर बना दिया बल्कि उन्हीं को उसका हेड बना दिया। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि हमारी, मतलब एक मैं मिसाल दे रहा हूं, एक चीज है कि अगर मेरा एक फोन है और एक शख्स ने चोरी कर दिया है, मैं कहता हूं कि ये मेरा फलाना फोन है, सैमसंग है, आईफोन है, या जो वाला फोन है, ये है और ये। अब जो जज है वो वाला जज आ गया जिसकी इंटरप्रिटेशन होगी, चूंकि ये फोन आपके पास नहीं है और चूंकि आईफोन या जो भी XYZ फोन जो इसका आपने नाम किया, इस तरह के और भी फोन मौजूद हैं, तो ये आपका फोन हो नहीं सकता, ये उसी का ही फोन है। तो अब उसकी इंटरप्रिटेशन ये होगी। तो जब इंटरप्रिटेशन ही जज की वो होगी जो चोर को तकवीत दे, तो फिर मैं उस जुडिशियल सिस्टम को क्या कहूं? आप मुझे बता दें, क्या पूरी दुनिया को पता है कि ये, अच्छा, उस चीफ जस्टिस ने कहा भी था कि यार मुझे बताओ, मैंने कब कहा है कि पीटीआई को आप लोग बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर दो? वो खुद चीफ जस्टिस कह रहा है। तो फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात आ जाती है, भाई आपने पीटीआई को कैसे उसको इंडिपेंडेंट कर दिया? कल भी यही हुआ ना डॉक्टर साहब, जो जमात पार्लियामेंट में ना हो उसमें आजाद अरकान कैसे शामिल हो सकते हैं? सर जी एक मिनट है रे, जस्टिस जमाल ने कहा पार्लियामेंट से ये पहले की बात है, आपने उस जमात को इंडिपेंडेंट किया क्यों? आपने उन लोगों को इंडिपेंडेंट किया क्यों? सवाल इधर है। बाद में इलेक्शन को तो बाद में आता है, पहले आप उस पहले वाले फैसले को ठीक करो। वो इंडिपेंडेंट नहीं राणा साहब तो कह रहे हैं कि जितने इंडिपेंडेंट लोग हैं वो ऑटोमेटिकली पीटीआई के हो गए, ऑटोमेटिकली, क्योंकि तो ये है वो डिसीजन सेट असाइड हुआ है। खबरें इस तरह की आ रही हैं कि जी अब 40-50 जो है अरकान मिलने वाले हैं पीटीआई को और नून लीग को पीटीआई के, और फिर सादा अक्सरियत शायद नून लीग के पास आ जाएगी पार्लियामेंट में, इस तरह खबरें हैं। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं वो तो फिर मामला दूसरा हो जाएगा। और राणा साहब आप तो कह रहे हैं कि जी कुछ तब्दीलियां आने वाली हैं, लेकिन तब्दीली की खबरें तो ये आ रही हैं कि जी कुछ सीटें मजीद बढ़ रही हैं नून लीग की। अच्छा देखें, सबसे पहली बात तो ये कि डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, इनको डॉक्टर साहब भी समझते हैं, आप भी एक सीजनल जर्नलिस्ट है। किसी सियासी जमात से निशान लेने का कहीं मतलब ये नहीं होता कि सियासी जमात खत्म हो गई है। आइन की आर्टिकल एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, लेकिन उसमें सियासी जमात पे पाबंदी लगाना कुछ और है, उससे निशान ले लेना कुछ और है। जी जी बिल्कुल ठीक है ना। सियासी जमात से निशान लेने का मतलब ये नहीं कि सियासी जमात का वजूद खत्म हो गया या सियासी जमात नहीं रही। और हमारा तो लतीफा ये है जुडिशरी का कि बहस तो ये होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उस पर अमल क्यों नहीं हुआ, अभी तक अमल क्यों नहीं हुआ। लतीफा हमारे आप 12 जुलाई का ये फैसला है। हाँ, और उस सवाल तो ये कि सुप्रीम कोर्ट को तो ये सवाल पूछना चाहिए था कि इस पे अमल क्यों नहीं किया, फैसला सही है गलत है, इस पे अब रिव्यू में बात होगी कि वो फैसला सही था या नहीं था। लेकिन असल बात तो ये थी कि फैसले पे अमल होना पहले जरूरी था। लेकिन चूंकि ये हम सारा जिस दौर से गुजर रहे हैं इसमें इस सब बोलते कुछ ना फोल वाली बात है, तो वो ठीक है। लेकिन फिर मैं वहीं पे आऊंगा कि देखें, जब साकिब निसार और बंदियाल और एजाजुल हसन साहब थे तो तब भी कोई सुप्रीम कोर्ट आइडियल नहीं थी, तब भी कोई वहां पे कोई कानून और इंसाफ के कोई गंगा नहीं बह रही थी, ऐसा ही है, सभी मामला ऐसे ही चल रहे थे। तो हमें मेरा ख्याल है कि अब इस सिलसिले को कहीं रुकना चाहिए। और दूसरी तरफ आज जो मैं तब्दीली की बात कर रहा हूँ, तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये पॉलिटिकल मूव्स तो चलती रहती है, जिसमें ये जो आप ये कह रहे हैं पीटीआई का एक धड़ा पूरा तरह तैयार है, फॉरवर्ड ब्लॉक बना हुआ है।
अभी उसकी जरूरत ही पेश नहीं आ रही कि उसे शामिल किया जाए। जब जरूरत पेश आएगी वो शामिल हो जाएगा किसी और तरफ। तो जो दिलविल लेने का ढब जानते हैं वो तरकीब वरकीब सब जानते हैं। तो वो तो जरूरत पेश आएगी तो हो जाएगा, यहाँ पे भी जरूरत पेश आएगी तो हो जाएगा। पीपल्स पार्टी जब भी क्योंकि मेरा ये गुमान है कि पाकिस्तान में जितनी डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियां दी हैं, बहुत कम जमातों ने दी हैं। और पीपल्स पार्टी ने हमेशा डेमोक्रेसी के साथ समहाउ, अब वो जाहिर है एक खानदान के यार जब बाहर निकले कब्रिस्तान में 5 लोग मैयतें हों, दफन हो, जिन्हें नागहानी मौत ने घेरा हो, किसी को फांसी, किसी को कत्ल कर दिया गया हो, ऐसे ही वो। लेकिन ये कि मुझे ये यकीन है कि पीपल्स पार्टी जो ये है ना हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम, इसके लिए कभी ना कभी जरूर खड़ी होगी। और यही वो खौफ है जिसकी वजह से ये प्लानिंग हो रही है कि अगर वो सीटें नून लीग को दे दी जाएं तो पीपल्स पार्टी का भी वजन खत्म हो जाएगा। लेकिन कानून फितरत ये है मेरे भाई कि जब हम इस तरह अपने आप को समझ लेते हैं कि अब सब कुछ हमारे हाथ में आ गया, तो तभी से ये तय हो जाता है कि अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। अल्लाह की लाठी मैंने तो माजी से यही ये बात भी कि आप जब ये तय कर लेते हैं कि अब हमने सब कुछ पा लिया, तभी से आप खोना शुरू करते हैं। और जो मैं जुमला आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि थोड़े दिन देख लें, आप ही मुझे अपने प्रोग्राम में कहेंगे कि रान साहब आपने हमें कुछ इशारे किए थे और वो हो रहे हैं, वो आपको नजर आ जाएंगे। अच्छा, यही लगता है आपको भी डॉक्टर साहब के कुछ तब्दीली आ रही है, या जिस तरह फिक्रमंद हैं उनकी बहनें भी, आपकी पार्टी भी, नई तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, मुझे जो जिस चीज का डर है ना, मुझे जो जिस चीज का डर है, एक जमाना था जहां पे एक इंडिविजुअल आदमी सामने आके डिक्टेटरशिप ले लेता था। अभी जो है ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सब चीजें इवॉल्व हो गई है। अभी एक आदमी नहीं है, अभी वो पूरा सिस्टम जो है ना, वो सिस्टम गेयर्ड हो गया है कि जो उस पूरे सिस्टम को पीछे रखते हुए 100% कंट्रोल करेगा। वो सिस्टम हर चीज में है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो फाइनेंस है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है। फॉर एग्जांपल, जजेस की और ब्यूरोक्रेट्स की अभी इवैल्यूएशन वो सिस्टम करेगा और उसकी बेसिस पे उनकी प्रमोशन होगी। तो दैट मीन्स अब ब्यूरोक्रेसी उस सिस्टम के मातहत हो गई है। जुडिशरी, जो पीसीओ जजेस थे जिन्होंने एक आमिर के अंडर ओथ लिया था, अब वो जुडिशरी जो है ना उस सिस्टम के अंडर आ गई है जिसको आप एग्जेक्टिव जुडिशरी कह सकते हैं। अब वो सिस्टम उस जुडिशरी को कंट्रोल करेगा कि क्या फैसले होंगे, कहां होंगे, कैसे बेंच होंगे, किससे होंगे। अब वो सिस्टम जो है ना, अब उसको सामने आने की जरूरत नहीं है, वो सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, उस सिस्टम के लिए कोई एक शख्स नहीं है। उस सिस्टम को अभी अगर आप देखेंगे तो वो चीज है। और उसके लिए ये जो नई पौध आई है, जनरेशन, जो नई जनरेशन आई है पॉलिटिशियंस की, जिनमें बेसिकली मरियम नवाज साहिबा है, एमल वली साहब हैं, अपने ये क्या नाम है, बिलावल भुट्टो वगैरह हैं, ये सारे वो लोग हैं जो अभी ऑल आउट जाएंगे उस सिस्टम के लिए। वो सिस्टम के आगे ये लोग झुकते जाएंगे और जब तक इनकी नाक जमीन पे नहीं लगती, ये उतना झुकते जाएंगे। तो पीटीआई से कहाँ होगी ऐसे में? का डर है मुझे। पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम के टोटल एनिलिएशन नजर आ रही है सर। मैं उस चीज से डर रहा हूँ सर। आप तो डर रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि वो सिस्टम, सर इस पे आपने बात नहीं की। तरक्की वाला सिस्टम कभी नहीं होता। तो सर इसमें पीटीआई भी तो कहीं ना कहीं एग्जैक्ट करेगी, लेकिन जो इस वक्त की सूरत हाल है, जिसमें मैंने कहा था कि जो अकबर साहब ने कहा कि तहरीक हम शुरू करने लगे हैं, खान साहब ने भी कहा बड़ी तहरीक शुरू करने लगे हैं, तो वो बड़ी तहरीक जो है ईद से कबल होगी या ईद के बाद है सर ये सारा प्लानिंग आपकी? सर देखिए, ये अभी आहिस्ता आहिस्ता इसका ये याद रखें, कोई भी तहरीक तो थ्रू आउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बताते खुद एक तहरीक है, लेकिन इस तहरीक में आप ये याद रखें कि इसमें अपने आप को इवॉल्व करना होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सबसे बड़ी बात, अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वक्त के साथ इवॉल्व होती है, तो वो अपने आप को चेंज करती है। अभी ये जो तहरीक होगी, इस तहरीक में मेरे ख्याल में जो पिछले जिससे थे ना, कि जिसमें आप लोग आगे जाके आप एक किस्म का अपने आप को एक्सपोज कर रहे थे,
इसमें एक्सपोज होने से ज्यादा मेरी नजर में ये होगा कि लेट्स से मैं इस वक्त अपने घर में हूं, तो हम इस मोहल्ले में लेट्स से 100 बंदा है, 100 में से हम 30 या 40 बंदे हम ख्याल हैं और हम समझते हुए हम अपने मोहल्ले में निकल के या मोहल्ले के सामने वाली जगह पे आके निकल के एहतजाज करके वहां बैठ जाएंगे। अब इस तरह सोचे, अगर पूरे पाकिस्तान में जो छोटी, मतलब मेरे लिए यहाँ से लेट्स से मैं कराची में हूँ, कराची से इस्लामाबाद जाना मेरे लिए मुश्किल है, और लेट्स से मलीर से वो किसी और जगह जाना मुश्किल है, लेकिन अगर मलीर में ही मैं 1000 बंदा बैठ जाते हैं उधर सामने, फैसल के जो फैसल शाराय फैसल है उसमें 6 जगहों पे मुख्तलिफ 500 से 600 बंदा बैठ जाता है, और इसी तरीके से पूरे कराची में मुख्तलिफ जगहों पे लोग बैठ जाते हैं, अपने इलाके में बैठ जाते हैं, पुलिस उतनी स्प्रेड नहीं हो सकेगी। जब पुलिस स्प्रेड नहीं हो सकेगी, सब चीजें एकदम अपाहज हो जाएंगी, पूरा सिस्टम अपाहज हो जाएगा, आप उसको स्प्रेड नहीं कर सकेंगे। अगर आप एक जगह पे करते हैं, जैसे हम सारी कंसंट्रेशन लाहौर की तरफ करते हैं, तो वहां पे सारी पुलिस कंसंट्रेट हो जाती है, वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उस लिहाज से, मेरे लिहाज से उसको नहीं, तो मुझे ये समझ आती है कि अभी जो होगा वो पूरा जब मेरी स्ट्रेंथ पूरे पाकिस्तान में है, तो मैं अपनी स्ट्रेंथ को एक जगह पे क्यों आजमाऊं, मैं पूरी जगह को क्यों ना प्रेसिपिटेट कर दूं। अच्छा, इस बार थोड़ा सा चेंज ला रहे हैं आप लोग एहतजाज के हवाले से। राणा साहब, ये स्ट्रेटजी लग रहा है आपको कामयाबी की जानिब इस बार होगी, या रवैया हुकूमत का तो वही होगा जो माजी में हम देख चुके हैं, और इस बार भी कहा गया है पीटीआई की जानिब से कि लीड तो केपीके में तो जाहिर है अलीमीन गंडापुर साहब ही करेंगे, जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात भी थे बहुत सारे लोगों को, लेकिन इस बार फिर कुर्रा फाइल उन्हीं के नाम निकला है। अच्छा देखें, आज जब हम ये बात कर रहे हैं ना कि जी तहरीक होगी, आज जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, खान साहब ने जो बात की है ना कि जो मुझे पता है कि जो विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं, तो पीटीआई की जो बाहर की लीडरशिप की अक्सरियत है वो तो गद्दारों पे, मुनाफिकों पे और जिसे कहते हैं मुफाद परस्तों के ऊपर मबनी है। उन्होंने क्या तहरीक चलानी है मुझे बताएं। तमाम को कह रहे हैं, तमाम लोगों को चलाएगा। हाँ, कौन लोगों को मोबिलाइज करेगा, कौन बाहर निकालेगा, पार्टी का स्ट्रक्चर जो है वो टूट फूट गया है। ये सवाल तो है जो बाहर। अब ये मैं आपको एक बात बताऊं, खान साहब अपनी पॉलिटिकल उसकी ना सबसे बड़ी लड़ाई लड़ेंगे जो, या वो हार गए तो ये समझ ले कि फिर कई साल जो है ना ये भूल जाए कि पीटीआई को स्ट्रीट पावर से कोई चेंज ला सकती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता पंजाब में खौफ व हिरास इतना है कि समरियाल में इलेक्शन हो रहा है, बाई इलेक्शन, तो वहां पे पीटीआई का बैनर नहीं लग सकता, वहां पे पीटीआई का रैली नहीं निकल सकती, वहां पे कोई आप दफ्तर नहीं बना सकते। तो जहां पे ये आलम हो वहां पे आपको रैली कोई निकालने देगा, धरना करने देगा आपको? ये तो डॉक्टर साहब, ये तमाम चीजें तो आपको देखनी पड़ेंगी, क्योंकि पंजाब में तो पहले भी लोग नहीं निकले। देखिए जी, इसमें अब मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर एक वही सिस्टम है वो आपको वहां पे अपाहज करने की कोशिश कर रहा है, और जैसे मैं फर्ज कर लेता हूँ, मैं ये नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो कॉम्प्रोमाइज है। हो सकता है 5%, 3%, 2% नहीं, आपका लीडर कह रहे हैं, आप इमरान खान साहब कह रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं? मैं नहीं कह सकता। इमरान खान साहब ने आज कहा है कि मुझे पता है कि विकेट के दोनों तरफ जो लोग खेल रहे हैं, पहले भी कहा है। आप उनकी बहन कह रही हैं, उनकी बहन कह रही है कि ये जो बात की लीडरशिप है ये सब इमरान खान साहब ने कहा सर आंखों पे, लेकिन मेरी एनालिसिस ये है कि 100% पीटीआई की क़यादत कॉम्प्रोमाइज नहीं है। होंगी 5%, 6%, 7%, शायद वो जरा इंपॉर्टेंट जगह पर हो, अपनी जगह पर है, लेकिन अगर हम मिसाल के तौर पे मान लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कॉम्प्रोमाइज है, दोनों तरफ खेल रही है, तो अगर क़यादत है तो ये ऊपर है। ये जो स्ट्रैटेजी है जो पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे निकलना होगा, आप उस क़यादत को अंडरमाइन कर जाते हो। आप उसके नीचे वाली जो सेकंड टियर और थर्ड टियर की क़यादत है, आप उसके हवाले कर रहे हो कि यार तुम लोग फलाने ब्लॉक कोड में या फलाने एरिया पे आप लोग कर लो, आप ऊपर वालों की मत सुनो। ऊपर वालों की सुनने के लिए मुझे इस्लामाबाद आना पड़ता है,
डॉक्टर साहब मैं इन्हें उनकी नहीं ये जो सुनता। नीचे की क्यादत है इन्हें कौन कहेगा? ये मोबिलाइज कौन करेगा? जो इनको आप कह रहे बताने हैं वाले ऊपर भी तो वालों है ना, के इनको नाम भी लेकर सर, चलने वाले भी। आपके ये सवाल हमारे है। हर लेवल पे बहुत हमारी शुक्रिया क्यादत वक्त है। की किल्लत है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारी मोहम्मद हर साहब, लेवल इसार राना पे साहब, हमारी आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वक्त की किल्लत है, प्रोग्राम में बड़ी अहम गुफ्तगू आप कर रहे थे, क्योंकि बड़ी अहम सवाल उठाया था राना साहब ने कि बात तो सही है, क्योंकि अगर खान साहब भी ये समझते हैं और बाहर बैठे कुछ पीटीआई को भी समझते हैं कि, और तजयकार बहुत सारे ये कह रहे हैं कि जी कंप्रोमाइज क़यादत है पीटीआई की जो बाहर मौजूद है। ज़ाहिर है 100% तो नहीं हो सकती, लेकिन काफ़ी बड़ी तादाद में। तो फिर मोबिलाइज़ कौन करेगा लोगों को, कारकुनान को बाहर कौन लाएगा? क्योंकि जिस तहरीक की आप बात कर रहे हैं कि जी कि तहरीक होगी और बहुत जल्द सड़कों पर दोबारा पीटीआई के लोग नज़र आएंगे, तो ये बहुत सारे सवालात हैं इस पर जो वक्तन वक्तन पूछे जाते रहेंगे जब तक अब तहरीक का ज़ाहिर अनाउंसमेंट ज़रूर की गई है, अभी डेट अनाउंस नहीं की। खान साहब ने भी आज ये कहा है पार्टी बड़ी तहरीक की तैयारी करे, और जबकि जुनैद अकबर साहब जो केपीके के सदर भी हैं, उन्होंने कहा है कि जी हमारी तैयारी कंप्लीट है, और उन्होंने थोड़ा सा खाका भी बताया है कि जी कहाँ कहाँ हमने जाना है और किस तरह पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा। आज तक के लिए इतना ही। अगर प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाज़त, बोलने के बाद।